ढाई पे इधर पड़े हैं दोनों यार। इधर दो पेन पे पता करो देखो। अच्छा जी, हमने जॉइंट एंड बॉय प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। आज हमने इसकी करनी है एग्जांपल जी। थर्ड टेबल कौन सा? अच्छा देखें, थर्ड टेबल में ये था कि आपको फाइनल सेल्स वैल्यू गिवन होगी सवाल में। फाइनल सेल वैल्यू, उस फाइनल सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करनी है, तो जो सेल्स वैल्यू आ जाएगी वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आ जाएगी। किस पॉइंट पे आ जाएगी? मतलब हम वापस जा रहे हैं। हाँ, ये वो सेल वैल्यू है जिसपे सेल नहीं हो सकता, लेकिन पॉइंट ये है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जॉइंट प्रोडक्ट इसी बेस पे एलोकेट होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई? तो ये इसी पॉइंट पे, हालांकि हकीकत में सेल्स वैल्यू ये है, लेकिन हम ये वाली सेल्स वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट जो लगी है 13,200, उस कॉस्ट के लगने के बाद प्रोडक्ट स्प्लिट हो गए थे, तो जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट स्प्लिट हुए थे उसी पॉइंट पे हमें सेल प्राइस चाहिए। अगर तो दी जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं दी जाएगी तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फाइनल सेल प्राइस में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमने याद रखना है। इसी की बेस पे आज हमने एक सवाल करना है, ये मजीद आपको क्लियर कर देगा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाइपोथेटिकल मतलब? हाँ जी, हाइपोथेटिकल होगी, बिल्कुल होगी। जो हमारे पास तीन तरीके हैं, तीनों में से जो मर्जी तरीका मैनेजमेंट डिसाइड करेगी वो फॉलो होगा। ये लाइट ऑफ कर दो नीचे से। हाँ ये बस एसी बंद, एसी बंद। ओ तू करा ला ऐसे बात। जब बात कर रहे थे तभी तेरे को पता नहीं था कि ये इसका कौन सा? टेस्ट हुआ भी है कोई? अच्छा नहीं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का टेस्ट जो था वो आपके नोट्स के अंदर से सवाल लिया, वो था मेरा बास्केटबॉल, मेरा ख्याल था। नहीं बास्केटबॉल वाला था, तो उसका सॉल्यूशन उसके नोट्स में है,
अगर वो आपको नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, मैं उसका फिर वीडियो बना दूंगा एक उसके ऊपर। क्या बोलते चंडा मार के टेस्ट लेता हूँ, समझा दें क्या मतलब किसका, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट का क्या फर्म का, कॉस्ट का, ठीक है मैं हौसला हौसला नहीं दोबारा नहीं करना, मेरा कल हो जाएगा, देखते हैं 2 मिनट तक हो गया। ओ नहीं नहीं बीबी जी नहीं नहीं, वो बड़ी मुश्किल से हो गया। हाँ जी, तो ये सवाल है जी, एग्जाम्पल हमने करनी है आज। अब जरा ध्यान से एक एक चीज आपको इसमें क्लियर होगी इस एग्जाम्पल में, इसको अच्छी तरह से आपने देखना है। टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एक्स एक्स एंड वाई वाई आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए कॉमन प्रोसेस। एक कॉमन प्रोसेस है, उससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं एक्स एक्स एंड वाई वाई। ड्यूरिंग जुलाई 11,000 units of material were input to the process. The total cost of processing direct material and conversion cost were 1,00,000 रुपया। क्या ये जॉइंट कॉस्ट है? सोच लो। तो बच्चों हम ये इसकी डायग्राम बना सकते हैं कि इसमें कितने यूनिट्स ऐड हुए हैं, 11,000, और कितने यूनिट्स निकले हैं वो भी देखते हैं, और जॉइंट कॉस्ट कितनी आई है, 1,00,000 रुपया। ऐसे ही है, इस 1,00,000 में कुछ मटेरियल की कॉस्ट आई होगी, कुछ कन्वर्जन कॉस्ट आई होगी, और ये टोटल कॉस्ट है 1,00,000। बच्चों आपने इस सवाल में क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट। अब डिसाइड ये करना है कि कन्वर्जन कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। कन्वर्जन कॉस्ट बच्चों वो कॉस्ट जो मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। अब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, लेबर प्लस एफओएच। मटेरियल पे कौन सी कॉस्ट लगेगी कि वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बताया जरा। एफओएच हाँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट समझ आ गई नहीं, मटेरियल प्लस मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो कौन सी लगती है, लेबर प्लस एफओएच। तो वो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। तो लेबर प्लस एफओएच को कौन सी कॉस्ट कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा बच्चों आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। डायरेक्ट मटेरियल, उसमें डायरेक्ट लेबर जमा करते हैं तो क्या आती है, उसमें एफओएच जमा करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। उसमें ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस,
जमा करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आती है। ऐसी है। तो इस सवाल में चलो कोई निकाल रहा है। इस सवाल में बच्चों मुझे बताइएगा, ये 1 लाख रुपया जो है, इसमें मटेरियल कॉस्ट लग चुकी है, लेबर कॉस्ट लग चुकी है और ओवरहेड कॉस्ट लग चुकी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 1 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। सोचो जरा, बोलो तो सही। मटेरियल भी है, लेबर भी है, एफओएच भी है। तो ये हमारे इस टॉपिक के मुताबिक कौन सी कॉस्ट है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब सवाल में पूरा सवाल पढ़ लें, कहीं पे वर्क इन प्रोसेस की बात नहीं हुई। पूरे सवाल में कहीं पे वर्क इन प्रोसेस की बात नहीं हुई। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी कोई नहीं। तो लिहाजा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी होगी। तो बच्चों ये मैं कह सकता हूं कि ये जो 1 लाख रुपया है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। सोच लो, क्या मैं इसको कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है? अगला पॉइंट, आउटपुट वाज 6000 यूनिट्स ऑफ XX, 4000 यूनिट्स ऑफ YY एंड 1000 यूनिट्स ऑफ Q। क्या वो ये कह रहा है बच्चों XX के यूनिट्स कितने हैं? 6000, YY के यूनिट्स कितने हैं? 4000 और Q के यूनिट्स कितने हैं? 1000। ये इनपुट में कितने यूनिट आए थे? 11000। आउटपुट में कितने यूनिट आए? 11000। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिलहाल एग्जांपल है उसमें मान लेते हैं। इसमें लॉसेस की बात नहीं होगी, हालांकि लॉसेस हो सकते हैं। ऐसे ही ना, ऐसी दुनिया में कोई प्रोडक्शन नहीं है जिसमें लॉस ना हो, इसमें लॉस होना चाहिए। फिलहाल आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि कोई लॉस नहीं है। फिलहाल आगे चलते हैं। XX has a sales value of 24 per unit when it is output from the process। वो कहता है जैसे ही वो प्रोसेस से बाहर निकलता है तो क्या वो सेलेबल कंडीशन में है? मतलब उस पर फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत, जैसे ही वो प्रोसेस से बाहर निकलेगा वो सेल हो सकता है 24 रुपए का। और YY कितने का सेल हो जाएगा? 12 रुपए का। और जो बाय प्रोडक्ट है Q वो कितने का सेल हो जाएगा? 1 रुपए का। अब आगे सुने, द कंपनीज पॉलिसी इज टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। क्या पॉलिसी सवाल में बता दी गई है क्लियरली? क्या हमारे ऊपर तो नहीं छोड़ा गया? सवाल में पॉलिसी में बता दी गई है। आगे चलते हैं। 80% of the output of both XX and YY was sold by the month end। बच्चों क्या सारी प्रोडक्शन सेल हो गई? कितनी सेल हो गई? 80% सेल हो गई है, 20% रहती है। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो, ये तो है प्रोडक्शन, ये क्या है? प्रोडक्शन। क्या मुझे सेल्स बता सकते हो? XX के कितने यूनिट सेल होंगे? 4800। YY के कितने यूनिट सेल होंगे? 320। 3200 खोते हो। तो मुझे बताएं XX के कितने यूनिट स्टॉक में बच गए होंगे? 1200। YY के कितने यूनिट्स बच गए होंगे? 800। क्या Q के बारे में उसने कोई बात की है? Q के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो अज्यूम करेंगे कि सारे यूनिट क्या हो गए होंगे? सेल। और क्लोजिंग स्टॉक में एक भी यूनिट बाकी नहीं रहा। अगर वो 80% XX और YY के बारे में कह सकता था तो Q के बारे में भी कह सकता था कि नहीं? अगर उसने नहीं कहा तो फिर अज्यूम करेंगे वो सारे सेल हो चुके हैं। आगे चलते हैं। द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट could be treated in one of the following ways। बच्चों कल हमने ये तीनों तरीके पढ़े थे। as a separate revenue or as other income or as deduction from the joint production cost। ऐसी अब सवाल में हमने करना क्या है? प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई
assuming each of the above treatment for by product separately, मतलब सादा अल्फाज में 3 दफा हमने सवाल करना है। किस दफा सवाल करना है? 3 दफा हमने सवाल करना है बच्चों। तीनों दफा बाय प्रोडक्ट की बेसिस पे डिफरेंशिएशन होगी और कुछ नहीं होगा। ओके जी, कर लेते हैं जी सवाल। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, किस बेसिस पे? नंबर ए पॉइंट सेपरेट रेवेन्यू, ऐसी है। सेपरेट रेवेन्यू बेसिस ऑफ बाय प्रोडक्ट। बच्चों सबसे पहले तो हम रेवेन्यू निकाल लेते हैं। बच्चों क्या आप मुझे एक्स एक्स का रेवेन्यू बता सकते हो? क्या आपको याद है रेवेन्यू का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है? सेल प्राइस इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस या यूनिट सोल्ड? यूनिट सोल्ड। तो बच्चों ये 4800 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सवाल में देखिएगा 24 रुपए पर यूनिट, 24, क्या आंसर आ रहेगा? 111515200। वाई के कितने यूनिट बेचेंगे? 3200। रेट क्या लगेगा? 12 रुपए। क्या आंसर आ जाएगा? 38,400। लेकिन यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट क्यू भी आएगा कि नहीं आएगा? प्रोडक्ट क्यू 1000 यूनिट बेचे हैं 1 रुपए के हिसाब से, तो 1000 का रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू बता दे। 154,600। बच्चों लेस करते होते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल, याद करें। सवाल में ओपनिंग स्टॉक उसने नहीं बताया, बताया कोई? नहीं बताया। लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताई है उसने? बच्चों इस 1 लाख रुपए को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह सकते हैं। कोई वर्क इन प्रोसेस की स्टोरी उसने नहीं सुनाई, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं बताया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक बताया? 1200 यूनिट्स हैं एक्स एक्स के और 800 यूनिट हैं वाई वाई के। बच्चों अब अगला मसला ये है कि ये 1200 यूनिट किससे मल्टीप्लाई होंगे? ये 800 यूनिट किससे मल्टीप्लाई होंगे? प्राइस से। आर यू श्योर? कॉस्ट प्राइस पे है कि सेल प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन क्या इसकी कॉस्ट पर यूनिट हमें पता है? हम क्या करें? क्या सवाल नहीं हो सकता? क्या कोई जुगाड़ लगाया जा सकता है? फिनिश बुक्स। तो बच्चों एक्स एक्स की पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? सोचो सोचो सोचो। 11,000 यूनिट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। सादा अल्फाज में हम अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या सवाल में उसने कुछ बताया है? कंपनी की पॉलिसी। आप जो कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी मेथड है। सोचो जरा, आप अगर यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो वो कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट कोई भी बच्चा वही मेथड फॉलो करता है, जैसे जी फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की है। लेकिन नहीं, जो पॉलिसी बताई गई है उसके बेसिस पे फॉलो किया जाएगा। क्या पॉलिसी है कंपनी की? कंपनी पॉलिसीज टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। बच्चों हमने सोचा था कि स्प्लिट किए बगैर हम ये सवाल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। कैसे पानी फिर गया? हमें पर यूनिट कॉस्ट पता नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ नहीं सकती। तो हमें क्या करना होगा?
वर्किंग करनी होगी। क्या वर्किंग का नाम होगा? अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट की जब तक अब हम वर्किंग नहीं करेंगे सवाल कंप्लीट नहीं होगा। यूनिट्स या प्रोडक्ट एक्स एक्स और वाई वाई, ऐसे ही है बच्चों। क्या सेल प्राइस हमें गिवन है 24 और 12, ऐसे ही 24 और 12। क्या आउटपुट हमें गिवन है 6000 और 4000। क्या सेल्स वैल्यू निकाली जा सकती है? 6000 को 24000 से मल्टीप्लाई कर दें। 6000 ज़रब 24, 1,44,000। क्या? हाँ नहीं, देखो ना, हमने ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो ज्वाइंट कॉस्ट प्रोडक्शन पे होती है कि सेल्स पे होती है? प्रोडक्शन पे होती है, तो प्रोडक्शन की सेल्स वैल्यू लेंगे। 4000 ज़रब 12, क्या आंसर आएगा? 48,000। तो क्या टोटल आ रहेगा? 1,92,000। अब ज्वाइंट कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारी 1,00,000 रुपया थी। तो बच्चों मुझे बताओ एक्स एक्स की कॉस्ट क्या आएगी और वाई वाई की कॉस्ट क्या आएगी? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? क्या 1,44,000 डिवाइडेड बाय 1,92,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 करेंगे? चेक कर लो। 144 डिवाइडेड बाय 192 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, 75,000। और दूसरा क्या रहेगा बच्चों? क्या ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है कि पर यूनिट कॉस्ट है? पर यूनिट है। अखा खोलो, अखा खोलो। तो क्या हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं? 75,000 को किस पे डिवाइड करेंगे? 6000 पे। क्या किसी जमाने में बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा था पर यूनिट कॉस्ट का, जब बहुत छोटे होते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। याद आ रहा है कुछ? अगर हमने एक्स एक्स की कॉस्ट निकालनी है तो एक्स एक्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है? 75,000 और यूनिट्स क्या है? 6000। क्या 12.5 कॉस्ट आ जाएगी हमारी? इसी तरह से वाई वाई की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है 6.25। बच्चों ये असल मसला था हमारे सवाल में, हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पता चल सकती जब तक पर यूनिट कॉस्ट आए। क्या ये बातें सुनी सुनी सी लगती? शुरू शुरू में जब हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था उस वक्त भी क्लोजिंग स्टॉक का ही मसला आया था। याद आ रहा है कुछ? तो बच्चों 1200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12.5 से। और 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.25 से। क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 1200 ज़रब 2.5 कर लो यार, 15,000 ये आ जाएगा और 5,000 ये आ जाएगा। फाइनल फिगर क्या आ जाएगी? 80,000। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 74,600। क्या ये बात सबको समझ आ गई? नहीं समझ आई? पार्ट ए क्लियर है? सेपरेट रेवेन्यू बेसिस में क्यू प्रोडक्ट का रेवेन्यू हमने लिखा कि नहीं लिखा? अब पार्ट बी है। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी कहता है कि आपने एज अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करना है। इनकम स्टेटमेंट पार्ट बी, एज अदर इनकम।
बच्चों जरा गौर से देखना, क्या मेरा रेवेन्यू एक्स का रेवेन्यू मेरा चेंज होगा कि वही होगा? तो बोलो तो सही। 1,15,200। क्या वाई का रेवेन्यू वही होगा कि चेंज हो जाएगा? 38,400। तो बच्चों क्या अब क्यू का रेवेन्यू हम लिखेंगे? अब क्यू का रेवेन्यू नहीं आएगा। ओके, तो मुझे बताइएगा जरा रेवेन्यू 1, ऊपर हेडिंग देखो, हेडिंग क्या है? हमने बाय प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट करना है? अदर इनकम। यहां पे हेडिंग क्या थी? रेवेन्यू की बेस पे रिकॉर्ड करना है। अब हमने कैसे करना है? अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करना है, वो रेवेन्यू के तौर पे नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? लेस क्या होगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या ओपनिंग स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं है, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है? वो है, बिल्कुल है कि नहीं है? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15,000 है और दूसरे वाला 5,000 है। मेरा कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस 80,000 आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या आ जाएगा? 73600। बच्चों इसके नीचे अदर इनकम आएगी बाय प्रोडक्ट की। तो बच्चों अल्टीमेटली मेरा आंसर मैच कर जाएगा। यहां पे भी मेरा प्रॉफिट क्या आया था? 74,600। यहां पे भी मेरा प्रॉफिट सेम है, सेम टू सेम। फार्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ सेल का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही ना? तो परचेज नहीं है यहाँ पे परचेज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, परचेज नहीं हो रही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं सवाल में। हाँ जी, लेकिन नेट प्रॉफिट ऐसा जिसको कह नहीं सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? उसमें सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल एक्सपेंस सवाल में नहीं दिया ऐसी। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? तीसरा ट्रीटमेंट क्या है? एज डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट। एज डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट, ये सी पार्ट है। बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना। जब हम डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट करेंगे, सोच समझ के जवाब देना, तो क्या मेरी कॉस्ट पर यूनिट सेम आएगी? दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी मुझे। एक्स एक्स वाई वाई, सेल प्राइस क्या आ जाएगी? 24,12। आउटपुट 6,000 4,000। आउटपुट के बाद बच्चों अगला कॉलम क्या बनाया था हमने? सेल्स वैल्यू का। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे भी सेल्स वैल्यू का कॉलम बनेगा। सेम आएगा आंसर, 144 और 48 वही यहां पे आ जाएगा। और टोटल क्या हो जाएगा? 192। अब यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट लिखनी है बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। क्या मैं जॉइंट कॉस्ट 1 लाख लिखूं? 99,000 आएगी। क्या ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई? सी पार्ट पढ़े, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? एज डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। कि हमने जो बाय प्रोडक्ट है उसका जो रेवेन्यू है वो कहां से माइनस करना है?
जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस करना है। जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख, इसमें से क्या करेंगे 1000 माइनस कर देंगे, तो जॉइंट कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी 99,000। अब बच्चों 99,000 है, तो इसको जरा स्प्लिट करके बताएं मुझे कि एक्स एक्स और वाई वाई पे क्या कॉस्ट एलोकेट होगी। क्या बच्चों मैं कह सकता हूं 1,44,000 डिवाइडेड बाय 1,92,000 मल्टीप्लाइड बाय 99,000 होना चाहिए। क्या आंसर आता है 74250। क्लियर। और दूसरा 24750। क्लियर समझो बच्चों। अगला पॉइंट ये है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट 12.375 बच्चों किस पे डिवाइड किया है? जॉइंट कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड किया, ऐसी है। नेक्स्ट क्या जी 6.1875। क्लियर है जी। अच्छा बच्चों अगला पॉइंट, क्या मेरे रेवेन्यू में कोई चेंज आएगा? क्या मेरे एक्स एक्स का रेवेन्यू 1,15,200 ही होगा? क्या वाई वाई का रेवेन्यू 38,400 ही होगा? क्या टोटल रेवेन्यू 1,53,600 ही होगा? लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक सवाल में है ही नहीं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब 99,000 आएगी। सोच लो क्यू, ये जो रेवेन्यू था क्यू का कितने पैसे बनते थे 1,000। ये हमने इसके 3 तरीके पढ़े थे। 3 तरीके क्या थे? एज ए सेपरेट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, या एज अदर इनकम रिकॉर्ड कर लो, या आप जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट में से माइनस कर लो। तो हम जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट में से क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। हाँ जी किसको कहते हैं? जो भी होगा हमें सवाल में बता देगा कि बाई प्रोडक्ट है, जो भी होगा माइनस कर देंगे बस, टेंशन क्या। अच्छा नहीं बच्चों, अब जरा सोच समझ के जवाब देना मुझे। क्या मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वही रहेगी कि चेंज हो रहेगी? बच्चों पहले तो सेम थी ना, 15 यहाँ पे 15 वहां पे 5 यहाँ पे 5 वहां पे, लेकिन अब 15 और 5 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पर यूनिट चेंज हो गई है। 1200 को मल्टीप्लाई किससे करना है 12.375 से 14,850। फिर 800 को मल्टीप्लाई करना है 6.1875 से। आंसर क्या आता है 4,950। टोटल बताएं है 99,000 में से माइनस करो ना 79,200। $79,200 आएगा कंफर्म। ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा 74400। ऐसे ही है क्या? इसके नीचे अदर इनकम आएगी? अब अदर इनकम क्यों नहीं आएगी? वो हमने यहाँ पे अदर इनकम रिकॉर्ड कर ली हुई 99,000 में तो नहीं आया, वो 1000 पे इधर एडजस्ट हो। क्या बच्चों ये तीनों तरीके समझ आ गए? अब हौसला हौसला। क्या बच्चों इन 2 तरीकों का आंसर सेम है 74,600
74,600, लेकिन तीसरे का आंसर सेम नहीं है। ये क्या चमत्कार हुआ? क्या बच्चों इन तीन में से दो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक सेम था? तीसरे में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये देखो जरा, क्या 200 का फर्क वहां पे आ रहा है? क्या हम हकीकत में 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन कितने का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है? 19,800 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। सोच लो कितने का आ रहा है? कितना फर्क आया क्लोजिंग स्टॉक में? ये 200 का फर्क क्यों आया? पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। पर यूनिट कॉस्ट कम क्यों होगी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कम हो गई। लेकिन वो क्यों कम होगी? क्योंकि बाय प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू हमने उसमें से क्या किया है? माइनस किया है। क्या ये बात समझ आई? तो जब बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू हम जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो हमारी जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन कम हो जाएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये स्टोरी समझ आ गई? अब सुनो बच्चों, अगर क्लोजिंग स्टॉक ना होता इस सवाल में, जितने यूनिट बनाए होते सारे बेच देते, तो क्या फिर तीनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आना? बात समझ आ रही? तीनों सूरतों में हमारा आंसर क्या आना था? सेम आना था। मसला क्यों डिफरेंट क्यों आया? क्योंकि कुछ यूनिट बेचे हैं, कुछ यूनिट नहीं बेचे। जब प्रोडक्शन कुछ और यूनिट की हुई है, सेल कुछ और यूनिट की हुई है, तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। कौन सा मैच करेगा, कौन सा नहीं करेगा? पहले दोनों का आंसर हमेशा मैच करेगा। प्रोडक्शन जो मर्जी हो, सेल जो मर्जी। मसला कहां पे आएगा? जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से रेवेन्यू को माइनस किया है ना, उस वक्त मसला आएगा, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हमारी चेंज हो रही। क्लियर हो गया? लेकिन आगे सुनो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा? अगर इस साल ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या होगा? जमा होगा। स्टोरी समझ आ रही है? अगर इस साल प्रॉफिट हमारा कम आ रहा है, तो अगले साल हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ओवर 2 इयर्स ये सारी स्टोरी क्या हो जाएगी? बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। सोचो जरा, नहीं समझ आई बात? 2 सालों में ये दोनों सालों का प्रॉफिट जब इकट्ठा होगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? मैच कर। मसला, असल मसला जो आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो कम होगा। कोई मसला नहीं। तो सेल प्राइस हर सिचुएशन में चेंज होगी डेफिनेटली। अगले साल की कैलकुलेशन में अगले साल की सेल प्राइस नहीं, लेकिन पॉइंट ये अगले साल की जब सेल प्राइस चेंज होगी तो तीनों में होगी ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसमें होगी बाकी दो में नहीं होगी, तीनों में होगी। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। असल इम्पैक्ट क्या है कि कॉस्ट यहाँ पे डिफरेंट है। अगले साल वो कॉस्ट जो डिफरेंस आ रहा है अगले साल वो मैच। स्टोरी समझ आ गई? नहीं समझ आई? तो बच्चों मसला 1,000 रुपए का नहीं है, मसला 200 का है। 1,000 रुपए का फर्क नहीं आया हमारे सवाल। 1,000 रुपया तो तीनों जगह पे एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ पे देखो 1,000 रुपये एडजस्ट हुआ है, यहाँ पे देखो 1,000 रुपये एडजस्ट हुआ है, और यहाँ पे देखो 1,000 रुपये एडजस्ट हुआ है। तीनों जगह पे 1,000 रुपया पूरा पूरा आया। तो मसला कहाँ से आया है? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आया है। क्या ये बात हजम हो गई है कि नहीं समझ आई बात? अच्छा जी, और क्लियर है? कुछ कुछ समझ आ गई कि ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट में करना क्या होता है? चलो जी, अब अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा सवाल है, 5 मिनट में हो जाएगा। अब जरा गौर से देखना है आपने सवाल। द CBA कंपनी प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स। CBA, क्वेश्चन नंबर 1, द CBA कंपनी प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स CBA. During February, the following information was recorded.
ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है जी। क्या क्या हुआ? जॉइंट मटेरियल सी का बताया उसने, बी का बताया, ए का बताया, लेकिन टोटल खर्चा आया ये क्या हो रहा है? ये 5,000 टोटल में आ रहा है, CBA में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, जॉइंट प्रोसेसिंग सी का, बी का, ए का नहीं बताया, लेकिन टोटल में आ रहा है। बच्चों ये मटेरियल उसने अलहदा दिया है, जॉइंट प्रोसेसिंग उसने अलहदा दी है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये कन्वर्जन कॉस्ट है? मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। जब उसने मटेरियल अलहदा दिया है और प्रोसेसिंग अलहदा दे रहा है, दैट मींस कि इसमें लेबर प्लस ओवरहेड दोनों का टोटल है। इसमें लेबर ने भी काम किया होगा, बिजली का बिल भी आया होगा, इसमें प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आई होगी, रेंट भी आया होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा आगे चलते हैं। सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट सी का भी नजर आ रहा है, बी का भी नजर आ रहा है, ए का भी नजर आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या चीज है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है? नहीं, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले की कॉस्ट है कि बाद की? बाद की। ये बात समझ आई है? सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि हर प्रोडक्ट को सेपरेट सेपरेट प्रोसेस किया गया। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद की कॉस्ट है। तो बच्चों सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कॉस्ट बताओ जो जॉइंट कॉस्ट है जिसको हमने सेपरेट करना होता है, वो सवाल में कितनी है? 5,000, 23,000 या 15,000 जमा करके? बच्चों क्या ये दोनों जॉइंट कॉस्ट है? क्या मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाली 5,000 मटेरियल है, नीचे वाली कन्वर्जन है? मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। याद आ रहा है? यहाँ पे इस सवाल में भी हमने जो डिस्कस किया था वो बच्चों इस सवाल में जरा गौर से देखिएगा। ये जो 1 लाख लिखा हुआ है, क्या इस 1 लाख में मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ है? मटेरियल और कन्वर्जन दोनों शामिल है, तो इसी को जॉइंट कॉस्ट कहा था हमने। तो इस सवाल में भी बच्चों मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट लेंगे। 5,000 जमा 23,000। क्या ये बात समझ आ गई? अगला पॉइंट बच्चों, आउटपुट कितना बना? 2,000 सी का, 5,000 बी का और 3,000 ए का। क्या जितना बना उतना ही सेल कर दिया हमने? क्या यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं बताई तो क्या अज्यूम करेंगे? 0। क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन बताई है तो वो हम देख लेंगे। सेल प्राइस पर केजी बताई है उसने? बताई है, लेकिन उसने मांगा क्या है? टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग द मार्केट वैल्यू मेथड मींस सेल्स वैल्यू मेथड। क्या बच्चों यहाँ पे उसने हमसे इनकम स्टेटमेंट मांगी है? नहीं मांगी, तो बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा कि हर प्रोडक्ट की अलग-अलग कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट के जॉइंट कॉस्ट। ये क्या होता है? टोटल कॉस्ट क्या होता है? क्या जॉइंट कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग जमा करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी? वो बेसिकली ये है। सवाल की रिक्वायरमेंट समझ आ रही? हमें इनकम स्टेटमेंट नहीं उसने मांगी, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे भी नहीं। चलो जी, कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा जी, कितने प्रोडक्ट हैं बच्चों? 3 हैं। CBA ये प्रोडक्ट्स लिखेंगे यहाँ पे। सेल प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 10,6,7। क्या आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,000, 5,000, 3,000। बच्चों ये जो हम ज्वाइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो हमने यूनिट्स लेने होते हैं वो सोल्ड लेते हैं कि प्रोड्यूस्ड लेते हैं? हमेशा याद रखना कि ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ होता है, सेल के साथ नहीं होता। जो यूनिट बच जाते हैं उसमें भी तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट होनी होती है ना, क्या नहीं होनी होती? क्या मैं
1500 पे एलोकेट करूं यूनिट्स ज्वाइंट कॉस्ट या 2000 पे? 2000 पे, क्योंकि बाकी 500 जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं उसके ऊपर भी तो ज्वाइंट कॉस्ट आई है, तो 2000 पे एलोकेट होनी चाहिए ज्वाइंट कॉस्ट, 1500 पे एलोकेट नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा, सेल्स नहीं लूंगा। तो सी का आउटपुट कितना है? 2000। बी का आउटपुट कितना है? 5000। और ए का आउटपुट कितना है? 3000। क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों क्या मैं सेल्स रेवेन्यू निकाल सकता हूं? रेवेन्यू का वर्ड अच्छा नहीं है, सेल्स वैल्यू कह सकते हैं। क्यों भला? क्योंकि रेवेन्यू का ताल्लुक क्या होता है? सेल प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, ऐसे ही, तो इसको रेवेन्यू नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? सेल्स वैल्यू। स्टोरी समझ आ रही है? फर्क है दोनों में। सेल्स रेवेन्यू होता है सेल प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट सोल्ड, हमें यूनिट सोल्ड को निकाल ही नहीं रहे, यहाँ पे सेल्स वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 2000 ज़रब 10, क्या आंसर आ जाएगा? 20,000। 5000 ज़रब 6, 30,000। और 3000 ज़रब 7, 21,000। बच्चों फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है यहाँ पे? बच्चों फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है? 8000, 5000, 2000। 8000, 5000। तो बच्चों हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू आ जाएगी हमारी। हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्लस कर देंगे। क्यों माइनस क्यों कर देंगे? बच्चों ये सेल्स है, वो कॉस्ट है, तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस होती है कि जमा होती है? माइनस। माइनस होती है। 20 में से 8 माइनस करेंगे, 30 में से 25 और 19,000। क्या ये टोटल कर लेंगे? 12 जमा 25 जमा 19, हैं? 56,000। क्लियर है? अच्छा जी। तो बच्चों अगला पॉइंट ये है कि जॉइंट कॉस्ट क्या है? क्या जॉइंट कॉस्ट 28,000 है? 5 जमा 23, ये 5 जमा 23,000, ऐसे ही, तो 28। तो बच्चों पहली कॉस्ट क्या आ जाएगी? 12,000 डिवाइडेड बाय 56,000 मल्टीप्लाई बाय 28,000, 6,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 56,000 मल्टीप्लाई बाय 28,000, 12,500। अब 19,000 डिवाइडेड बाय 56,000 मल्टीप्लाई बाय 58,000, 28,000 है, 9,500। ये ज्वाइंट कॉस्ट है। लेकिन क्या उसने हमसे ज्वाइंट कॉस्ट मांगी है? नहीं, उसने तो हमसे टोटल कॉस्ट मांगी है। हाँ, पिछले सवाल में फर्दर प्रोसेसिंग थी ही नहीं, अगर होती तो वो भी शामिल करते, वो जैसी सेपरेट हुआ था सेल हो गया। हाँ जी, ज्वाइंट कॉस्ट में क्या करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करेंगे, 14,000, 17,500 और 11,500। ये हमारा आंसर है। क्या ये समझ आया बच्चों? इसमें बताओ जी कौन सी बात समझ नहीं आई? बच्चों दोबारा सुनो, उसने क्या कहा था? टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग मार्केट वैल्यू मेथड मींस सेल्स वैल्यू मेथड। उसने कहा है हमें सेल्स वैल्यू मेथड, ऐसी है। हाँ जी, अब आगे सुने बच्चों, आउटपुट। हाँ जी, अब सुनेगा, even if it is not mentioned in the market value method, always use the sales value at split of point। सेल्स वैल्यू कौन सी लेनी होती है?
फाइनल वाली सेल्स वैल्यू कभी नहीं लेनी हम, हमेशा कौन सी सेल वैल्यू लेनी है, स्प्लिट ऑफ। तो वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ रही है, चाहे वो बताए चाहे वो ना बताए, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल्स वैल्यू कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करती आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। क्यों, वो स्प्लिट ऑफ पे ही क्या है मैच करती है बात। स्प्लिट ऑफ के बाद पता नहीं वो उसके ऊपर कितना खर्चा आया, उसके ऊपर कितना खर्चा आया, उनका कंपैरिजन आपस में बनता नहीं है। बात समझ आई कि नहीं, तो कंपैरिजन बनता ही उस वक्त है कि जैसे ज्वाइंट कॉस्ट लगी, चीजें स्प्लिट हुई, स्प्लिट के वक्त ही हम देखें रेवेन्यू सेल्स वैल्यू क्या बनती है। अगर बता देगा तो ठीक है, पिछले सवाल में उसने बता दिया था ना स्प्लिट ऑफ पे क्या क्या सेल्स वैल्यू, हम 24 रुपए और 12 रुपए कर लिया था हमने। इस सवाल में नहीं बताया तो कोई मसला नहीं है, हम वापस कर लेंगे। तरीका यही होगा, स्प्लिट ऑफ का यही तरीका होगा। बच्चों ये 2 सवाल मैंने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है, बस 5 रिक्वायरमेंट, ओनली 5। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं ऐड होती, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगी है ना। हाँ 1 लाख के नीचे लिख लेते हैं जी। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, वॉइस आई है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा। जी सर मुझे ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स वाली जो है ना सेल्स वैल्यू, इसका समझ में नहीं आया, माइनस क्यों करें सर, सेल्स वैल्यू है ना तो इसमें ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो ना, मैंने एक चीज सेल की, एनआरवी का कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट आपने माशाल्लाह पढ़ी होगी, क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें सेल्स में से सेलिंग कॉस्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एस्टिमेटेड होती हैं ओवरऑल। हाँ, माइनस सेल में से सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, माइनस होती है। ये देखो, ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये बेसिकली इस प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन में लाने की कॉस्ट है, ऐसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। सेलेबल कंडीशन में ये बेसिकली सेलिंग कॉस्ट है। तो सेल्स वैल्यू में से सेलिंग कॉस्ट माइनस करके हम बेसिकली एनआरवी निकाल रहे हैं। समझ आ गई बात जी। वो एनआरवी निकालने के लिए सेलिंग कॉस्ट माइनस होती है। हाँ जी ठीक है। अच्छा सर, इसको हाइपोथेटिकल क्यों नाम दे रहे हैं, मतलब हाइपोथेटिकल आपने कल हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि हकीकत में कोई भी बंदा सी प्रोडक्ट को इस रेट पे नहीं लेगा, क्योंकि वो उसकी शक्ल नहीं बन रही कोई। सही सही। देखो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल जमीन से निकाला, तो क्या वो क्रूड ऑयल जमीन से निकाल के हम बाइक में डाल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं डाल सकते। कोई बंदा क्रूड ऑयल को परचेज ही नहीं करता। तो हकीकत में वो परचेज करेगा फाइनल प्रोडक्ट को। समझ गया, पेट्रोलियम। तो ये हकीकत में सेल्स वैल्यू है, ये हकीकत में सेल्स वैल्यू नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सेल्स वैल्यू। अच्छा, एक ये चीज कंफ्यूजन थी। दूसरा, आपने जो 3 मेथड अभी ऊपर डिस्कस किए ना, जिसमें आपने बताया कि 1000 जो प्रोडक्ट क्यू की वैल्यू जो आपने माइनस की है 3 मेथड में, सर अगर मुझे जो कंफ्यूज कर रही है, पहले आपने क्या करा कि उसे सेपरेट एज रेवेन्यू कंसीडर किया, मतलब तीनों की वैल्यूज अपने रेवेन्यू में ऐड कर दी, ये समझ में आ गया, इससे हमारा क्या फाइनल रिजल्ट सही आया। दूसरे के अंदर आपने क्या करा है कि जो दूसरा मेथड, उसके अंदर आपने ये किया कि उसको रिकॉर्ड एज एन अदर इनकम किया है, मतलब ग्रोस प्रॉफिट के नीचे ऐड किया है, सही है, उससे भी हमारा ग्रोस। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर आप? हाँ नहीं, हाँ नहीं। अच्छा, मतलब जो सेकंड मेथड है ना, उसमें आपने रिकॉर्ड एज एन सेपरेट इनकम रिकॉर्ड किया अदर इनकम के तौर पे, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसी है, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। लेकिन फिर उसके बाद जो आपने थर्ड मेथड इस्तेमाल किया ना, जिसमें आपने क्या करा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में से 1000 उसकी रुपीज लेस किए। हाँ जी। लेकिन सर जब आपने लेस की है, लेकिन अगर आप देखें जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1 लेके,
लेकिन फिर जब आपने सेकंड वाले मेथड में अगर देखें हम, उसके अंदर वहां पे 1 लाख भी आ रहा है और नीचे अदर इनकम मिला के टोटल 11 लाख बन रहा है, मतलब 1,01,000 रुपए इस तरीके से। तो सर वो माइनस करें तो वहां 99,000 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज मुझे थोड़ी सी ना डिस्टर्ब कर रही थी। नहीं, 1,01,000 क्यों हो रहा है? माइनस कर देखो ना, वंस अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट है, और जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का जो 1,000 रुपया है वो रेवेन्यू है, वो कॉस्ट है, वो रेवेन्यू है। ये माइनस होंगे दोनों आपस में कि जमा होंगे? अच्छा सही सही वो बेच के पैसे कमाए हैं और वो सही, पैसे लगाए हैं। ठीक है, मतलब इसलिए वो लेस करके सही सही हाँ, बस ठीक है, ठीक हो कंफ्यूजन गया। ठीक है। थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके, डन हो गया, थैंक यू। आउटपुट किस चीज की है बच्चों? ये सवाल में देखो ना, सवाल में उसने आउटपुट दिया हुआ है इन केजी। सी का आउटपुट 2,000, बी का आउटपुट 5,000, ए का आउटपुट 3,000 सवाल में दिया हुआ है। क्या ये बात समझ आ गई है? हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्शन। अच्छा बच्चों, अब ज्वाइंट और टोटल कॉस्ट क्या होती है सुन लें। देखें, एक कॉमन प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस पे 1,00,000 रुपया लगा, 3 प्रोडक्ट बने और उसके ऊपर 10,000 रुपया लगा, फिर 5,000 रुपया लगा, फिर 3,000 रुपया लगा। तो टोटल ये कॉस्ट कितनी लगी है? 18,000। तो बच्चों टोटल कॉस्ट क्या 1,18,000 नहीं है मेरी? ये बताएं जरा। मरीब हसन, क्या ये बात समझ आई? ये जॉइंट कॉस्ट है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मरीब हसन, आवाज आ रही है आपको? ओके बच्चों, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।